हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको 14 नंबर तक अभ्यास प्रश्न को समझाया था। आइए देखते हैं आगे 15 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु कणु हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिपरमाणु कणु हैं कि इसमें 3 एटम है। H2O में भी 3 एटम है, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। तो हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु कणु हैं, परंतु H2O अणु की आकृति बंकित होती है। H2O अणु की आकृति जो है वह कैसी है? बंकित है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति रेखी है। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको डाइपोल मोमेंट के आधार पर यह व्याख्या करना है कि क्यों H2O की आकृति बंकित है और कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति रेखित है, जबकि दोनों जो हैं त्रिपरमाणुक अणु हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कैसे हम इसको व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु अणु हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड अणु की रेखिक आकृति होती है, जबकि H2O अणु की आकृति बंकित होती है। ठीक है, H2O अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है 1.84 डिवाई होता है। H2O अणु का डाइपोल मोमेंट जो है म्यू का मान जो आता है द्विध्रुव आघूर्ण वह 1.84 डिवाई होता है। H2O अणु में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 आबंध होते हैं। H2O अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बंध बनता है। देखें ध्यान से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यह पहला बंध है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यह दूसरा बंध है। तो H2O अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 1.84 डिवाई होता है। H2O अणु में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 आबंध होते हैं। दोनों आबंधों की प्रकृति ध्रुवीय होती है। यह दोनों आबंध जो हैं ध्रुवीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बंध पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण पार्शियल, ठीक है, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बंध बना है सहसंयोजक बंध, यह ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। तो H2O अणु में OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 2 आबंध हैं और दोनों आबंधों की प्रकृति ध्रुवीय है। आबंध रेखिक न होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं। यह आबंध सीधा नहीं है, रेखिक नहीं है, इसलिए यह क्या दिखाएंगे? द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाएंगे, डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित करेंगे। इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण से आकृति बंकित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा जिससे आकृति क्या हो जाएगी? बंकित हो जाएगी। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? CO2 में क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध हैं। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आबंध है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंध हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो आंशिक माइनस, कार्बन पे आंशिक प्लस, ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस और कार्बन पे आंशिक प्लस। तो अणु में 2 कार्बन ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसमें भी अणु ध्रुवीय प्रकृति के हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव समान और विपरीत दिशा में है। इसकी दिशा आप देख रहे हैं इधर है, इसकी दिशा इधर है। दोनों के प्रभाव समान हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जिसके कारण यह निष्क्रिय हो जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का प्रभाव नहीं हो पाता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का अणु रेखीय अणु होता है। ठीक है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण निष्क्रिय हो गया है, म्यू का मान 0 हो गया है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं डाइपोल मोमेंट। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का अणु रेखीय होता है, जबकि H2O का अणु बंकित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताएं। तो इसको आप जो है थियोरी सेक्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, यह इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है। इसको भी थियोरी सेक्शन से।
ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको भी आप पढ़ सकते हैं थियरी सेक्शन में जाके। 19 नंबर, निम्नलिखित अणुओं को आबंधों की बढ़ती आयनिक प्रकृति के क्रम में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आयनिक प्रकृति के क्रम में लिखना है। पहला है लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ClF3। इसमें आपको आयनिक प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे कम जो आयनिक प्रकृति दिखाता हो उसको पहले लिखना है और सबसे अधिक आयनिक प्रकृति वाले को लास्ट में लिखना है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक प्रकृति जो होगा लिथियम फ्लोराइड का होगा। यह सबसे अधिक आयनिक प्रकृति दिखाएगा लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। उससे कम आयनिक प्रकृति होगा पोटेशियम ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद नंबर आ जाएगा आपका ClF3 का, तीसरे नंबर पे आयनिक प्रकृति इसकी होगी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट में नाइट्रोजन। तो सबसे कम आयनिक प्रकृति किसकी होगी? नाइट्रोजन की, उससे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड की, उससे अधिक ClF3 की, उससे अधिक K2O की और लास्ट में लिथियम फ्लोराइड की, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो बढ़ते हुए आयनिक प्रकृति के रूप में आप इस तरह से लिखेंगे, किसी अणु में दो परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता अंतर अधिक होता है तो अणु आयनिक हो जाता है। किसी अणु में यदि परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अधिक होता है तो अणु क्या हो जाएगा? अधिक आयनिक हो जाता है, ठीक है। तो आयनिकता का बढ़ता क्रम आप देख रहे हैं, सबसे कम आयनिक N2 है, उसके बाद SO2, उसके बाद ClF3, K2O, LiO। यह आयनिकता का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे अधिक आयनिक आप देख रहे हैं लिथियम फ्लोराइड है, उससे कम आयनिक होगा पोटेशियम ऑक्साइड, उससे कम होगा ClF3, उससे कम होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे कम आयनिक होगा N2। आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका CH3COOH की नीचे दी गई ढांचा संरचना सही है। यह स्ट्रक्चर दिया गया है CH3COOH का, ठीक है। CH3COOH के नीचे दी गई ढांचा संरचना सही है, परंतु कुछ आबंध त्रुटिपूर्ण दर्शाए गए हैं। यहाँ पे कुछ बंध जो है त्रुटिपूर्ण दर्शाए गए हैं। एसिटिक अम्ल का सही लुईस संरचना लिखना है आपको। एसिटिक अम्ल का सही लुईस संरचना आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या इसमें गलती है, पहले उसको हमने ढूंढे। यहाँ पहली गलती आपको दिख रही है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बंध है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बंध बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो दो बंध कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ दिख रही हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बंध है, लेकिन इसके बीच में डबल बंध बन सकता है, ठीक है। तो यह आपकी गलती लगभग मिल ही चुकी है। यहाँ सिंगल बंद कर देना है और यहाँ पे डबल बंद कर देना है, ठीक है। जो लुईस संरचना का सही स्ट्रक्चर होगा आप देख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिया गया था, इसको सिंगल बॉन्ड कर देना है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिया गया था, इसको डबल बॉन्ड कर देना है, ठीक है। तो यह आपका जो होगा सही स्ट्रक्चर होगा और दिया गया स्ट्रक्चर जो है आपका गलत स्ट्रक्चर था, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 होंगे, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही दिया गया था, ठीक है। यह गलतियाँ थी। अब आते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका चतुष्फलकीय ज्यामिति के अलावा मेथेन CH4 अणु की एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है मेथेन अणु की, CH4 अणु की, और एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक वर्ग के चारों कोनों पर होते हैं। व्याख्या कीजिए कि मेथेन के अणु वर्ग समतली नहीं होता है। आपको सिद्ध करना है, बताना है कि मेथेन का अणु वर्ग समतली नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम मेथेन की बात करें, CH4 की बात करें, तो इसमें कार्बन का संकरण sp3 होगा, और sp3 संकरण पे जो है आप जानते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। कैसे व्याख्या करेंगे तो देखिए ध्यान से।
कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा, जिस 2p2 को आप लिख सकते हैं 2px1 2py1। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक्साइटेड स्टेट में यह 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन एक है यह चले जाएगा p ऑर्बिटल में, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चला गया है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बना सकते हैं ऑर्बिटल के रूप में। 1s2 को आप दिखाएंगे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को, 2s1 यह एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, 2px1 का एक इलेक्ट्रॉन, 2py1 का एक इलेक्ट्रॉन, 2pz1 का एक इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। कार्बन परमाणु sp3 संकरण दर्शा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यस है, एक ऑर्बिटल यस में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन p में आ सकता है, तो sp3 संकरण कार्बन परमाणु जो है sp3 संकरण दर्शा सकता है जिसकी संरचना चतुष्फलकी होती है। कार्बन परमाणु sp3 संकरण दर्शा सकता है जिसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलक होता है। इनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। ठीक है, यदि यह अणु वर्ग समतली आकृति दर्शाता है तो संकरण dsp2 होगा, न कि sp3 होगा। ठीक है, तो अगर जो है वह वर्ग समतली आकृति दर्शाएगा तो संकरण बदल जाएगा, तो उस अवस्था में संकरण जो होगा वह dsp2 हो जाएगा, न कि sp3 होगा। तो इस तरह से कार्बन जो है sp3 संकरण दर्शा रहा है, अतः इसकी संरचना चतुष्फलकी होगी, न कि वर्ग समतली, क्योंकि वर्ग समतली आकृति होने के लिए संकरण dsp2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यद्यपि बेरिलियम हाइड्रोजन आबंध ध्रुवी है, BH आबंध ध्रुवी है, यद्यपि BeH2 अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण 0 है। बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में जो आबंध है वह ध्रुवीय है, पोलर है, लेकिन BeH2 अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण 0 है। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए इसके संरचना से स्पष्ट करते हैं। BeH2 अणु में बेरिलियम परमाणु sp संकरण दर्शाता है। जब BeH2 अणु की बात होती है तो उसके अंदर जो बेरिलियम परमाणु है वह संकरण क्या दिखाता है, sp संकरण दर्शाता है। अतः BeH2 अणु की आकृति क्या होगी, रेखीय होगी। sp संकरण पे आकृति क्या होगी, रेखीय होगी। BeH आबंध ध्रुवीय प्रकृति का है। BeH आबंध कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि Be और H परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अंतर अधिक है। Be बेरिलियम और हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो है, डिफरेंस जो है अधिक है, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 0 है। कैसे है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, बेरिलियम पे पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से अब बेरिलियम हाइड्रोजन का बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण अगर देखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण आप देख रहे हैं कि जो है इसका म्यू का जो मान आएगा वह 0 आएगा। म्यू का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो BeH2 अणु में बेरिलियम परमाणु sp संकरण दर्शाता है, अतः BeH2 अणु की आकृति रेखीय होती है, सीधी आकृति होगी, क्योंकि BeH आबंध ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि Be और H परमाणु विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक है, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण अधिक अर्थात 0। दोनों आबंध एक दूसरे के गुणन को समाप्त कर देते हैं, म्यू का मान 0 आ जाता है। ठीक है, अब है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23। NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। ठीक है, NH3 और एक है आपका NF3, इसमें किस अणु का म्यू का मान अधिक आता है और क्यों आता है, इसको आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं NH3 अणु। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप देखें ध्यान से, यह आपका NH3 अणु है,
नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपके 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिखाए गए हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बंध बना दिए हैं। NH3 का ये स्ट्रक्चर है आपका, यह देखें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध है 3, और यह नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाया गया है। अब नाइट्रोजन की विद्युत अधिक होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये इसका जो है दिशा जो है हम इधर बनाएंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। यह लोन पेयर है, इसकी भी दिशा जो है इधर होगी, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ हो जाएगी। तो जो परिणामी आएगा, ठीक है, वह परिणामी जो आघूर्ण आएगा वह नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। NH3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो आएगा 1.46 डिवाई आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन की विभवानुता की तुलना करेंगे तो फ्लोरीन की विभवानुता अधिक होगी। तो यहाँ से, ठीक है, जो है दिशा जो अगर आप बनाएंगे तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट होगा वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो जाएगा। परिणामी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होने के कारण इसका मान कम हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाएगा, 0.24 डिवाई आएगा। तो NH3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 1.46 डिवाई आ रहा है, जबकि NF3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0.24 डिवाई से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और NF3 का कम है। नाइट्रोजन फ्लोरीन परमाणु की विभवानुता का अंतर जो है वह 1 का है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की विभवानुता का अंतर 0.9 के बराबर है। अतः NH3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। NH3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो NH3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है 1.46 डिवाई है, NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण है 0.24 डिवाई। NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है NF3 की तुलना में, बहुत अधिक है। यह NF3 का 0.24 है तो इसका 1.46 है, बहुत अधिक है। नाइट्रोजन फ्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखा जाए तो 4 - 3 अर्थात 1 का है, जो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के अंतर 3 - 2.1 अर्थात 0.9 के बराबर है। अतः NH3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। NH3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण जो है NH3 जो है ध्रुवीय है, ठीक है, जबकि NF3 जो है, तो ये आपने आंसर दिया कि NH3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, तो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है NF3 के तुलना में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, यह है 23, ये तो हो गया 24 नंबर। परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, sp, sp2, sp3 संकर कक्षकों की आकृति का वर्णन कीजिए। तो यह संकरण जो हमने हेडिंग पढ़ाया है उसमें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्युमिनियम परमाणु के संकरण अवस्था में परिवर्तन यदि होता हो तो समझाइए। तो यह अभिक्रिया दिया गया AlCl3 + Cl- एरो बन रहा है AlCl4-। यहाँ पर अगर आप देखें तो एल्युमिनियम के संकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझाने की कोई बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपने देखा कि AlCl3 + Cl- AlCl4- संकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बोरान तथा नाइट्रोजन परमाणु के संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। यह है आपका BF3 + NH3 बन रहा है F3B.NH3। इसमें पूछा जा रहा है कि बोरान और नाइट्रोजन परमाणु के संकरण अवस्था में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। BF3 अणु में बोरान परमाणु जो है sp2 संकरण दर्शाता है। BF3 अणु में बोरान परमाणु sp2 संकरण दर्शाता है, जबकि NH3 अणु में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरण दर्शाता है, ठीक है। तो BF3 में बोरान का संकरण है sp2 और NH3 में नाइट्रोजन का संकरण है sp3। अभिक्रिया के बाद बोरान परमाणु का संकरण sp3 है, बदल जा रहा है, sp2 से sp3 हो जा रहा है अभिक्रिया के बाद। अभिक्रिया के बाद बोरान परमाणु का संकरण sp3 में बदल जाता है और नाइट्रोजन परमाणु का संकरण समान रहता है, वह नहीं बदलता है। नाइट्रोजन परमाणु का संकरण sp3 है, तो नाइट्रोजन परमाणु का संकरण यहाँ पर भी sp3 है, लेकिन बोरान परमाणु का संकरण यहाँ पे sp2 है और अभिक्रिया के बाद जो बोरान परमाणु का संकरण आ रहा है वो sp3 है।
यहाँ BF3 है, यहाँ F3B है। अंतर देख रहे हैं आप। इस तरह यहाँ पे बोरान का संकरण बदल गया है। यहाँ पे BF3 में sp2 है, जबकि F3B में यहाँ पे संकरण sp3 हो गया है। ठीक है, नाइट्रोजन का यहाँ पर भी sp3 संकरण है, यहाँ पर भी sp3 संकरण है। तो नाइट्रोजन के संकरण में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बोरान के संकरण में चेंज हो रहा है, sp2 से sp3 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि BF3 अणु में बोरान परमाणु sp2 संकरण दर्शाता है तथा NH3 में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरण दर्शाता है। अब क्रिया के बाद बोरान परमाणु का संकरण sp3 में बदल जाता है और नाइट्रोजन परमाणु का संकरण समान रहता है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। C2H4 और C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध त्रिआबंध के निर्माण का चित्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने थियरी सेक्शन में आपको समझाया है। निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाई आबंध की कुल संख्या कितनी है? तो आपको सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताना है। पहला है C2H2 और दूसरा है C2H4। ठीक है, देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। C2H2, यह C2H2 का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध है। ध्यान से देखें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यह सिंगल सहसंयोजक बंध है जो कि सिग्मा बंध होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सहसंयोजक बंध है जो कि सिग्मा बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध आप देख रहे हैं, इसमें से केवल 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बंध होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल सिग्मा टोटल पाई कितने होंगे? तो आप देख सकते हैं इसमें 3 जो है सिग्मा बंध होंगे। 1 सिग्मा बंध यहाँ पे है, 1 सिग्मा बंध यहाँ है और 1 सिग्मा बंध यहाँ है। तो कुल आबंध जो होंगे 3 सिग्मा बंध होंगे और 2 पाई बंध होंगे। ठीक है, तो C2H2 अणु में कुल आबंध जो होंगे 3 सिग्मा बंध तथा 2 पाई बंध होगा। आगे देखते हैं C2H4 में क्या होगा। तो C2H4 में आप देखें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध है। तो यह सिग्मा बंध, यह सिग्मा बंध, यह सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध ये हो गए और 1 सिग्मा बंध यहाँ होता है। तो 5 सिग्मा बंध हो गए और 1 पाई बंध होता है। ठीक है, तो कुल आबंध जो हो गए 5 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध। 1 सिग्मा यहाँ से और यह 2 4 सिग्मा यहाँ से 5 सिग्मा हो गए कुल, और यहाँ पे 2 बंध आप देख रहा है, तो इसमें 1 पाई बंध होता है, तो 1 पाई बंध है। तो कुल आबंध में 5 सिग्मा और 1 पाई बंध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, x अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। x अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मान लिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएगा और क्यों। 1s तथा 1s, ठीक है, 1s और 1s जो हैं यह सिग्मा आबंध बनाएंगे क्योंकि कक्षक जो है गोली सममित होता है। ख जो है 1s और 2px जो है सिग्मा बंध बनाएंगे क्योंकि यह x अक्ष पे अंतर्नाभिकीय अक्ष पर मिलेंगे और सिग्मा बंध बनाएंगे। ख ग जो है 2py तथा 2py, ठीक है, 2py जो है सिग्मा बंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये आर्बिटल y अक्ष के अनुतटीय होने के कारण अच्छी अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सिग्मा बंध का निर्माण नहीं हो सकता है। तो 2py के बीच में सिग्मा बंध नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आर्बिटल जो है y अक्ष के अनुतटीय होने के कारण अच्छी अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 1s 2s। तो 1s 2s के बीच में सिग्मा बंध जो है बन सकता है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें किनके बीच सिग्मा बंध बनेगा, किनके बीच नहीं बनेगा। तो आपने देखा क, ख तथा घ सिग्मा बंध बनाएंगे क्योंकि कक्षक गोली सममित होता है। ग जो था आपका अर्थात 2py तथा 2py सिग्मा आबंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि ए आर्बिटल y अक्ष के अनुतटीय होने के कारण अच्छी अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सिग्मा आबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु कौन से संकर कक्षक प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कार्बन परमाणु जो हैं कौन से संकर कक्षक प्रयुक्त करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30 से आगे की चर्चा की जाएगी। समय अभाव होने के कारण मैं आपसे अलग हो रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।